ओके, तो इसको पास में लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना नहीं होता। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ सकती है, तब ये भी इमिट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा ही नहीं है, या वेवलेंथ कम करो या फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, दोनों सेम थिंग है। तो वेदर यू चेंज द वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, देन फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना में टेक प्लेस। इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उससे ऊपर होना चाहिए, फिर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। बट उससे नीचे ही है, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएंगे नहीं तो करंट बढ़ने का सवाल ही नहीं, करंट ही प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो दैट वाज द मेन पॉइंट इन दिस। ऑलराइट, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द, क्या आंसर है? बी। बी, 4 यस वोल्ट। सर। कैसे? तो उसमें ई मैक्सिमम इक्वल टू 2 VR ले लेंगे, देन फिर उसका सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज डाल के। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी ले लेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2V। तो 2, तो फिर 2 आंसर आएगा ना, फिर ए आंसर आएगा। नहीं 2 सर, तो क्यों मतलब लेंगे? क्या सर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 क्यों लेंगे? 2 लेंगे कि 4 लेंगे कि 6 लेंगे, क्या लेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी लेंगे? 4 लेंगे। मैक्सिमम काइनेटिक दी है, एनर्जी दिया डी। है, हमें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, दिया ही हुआ है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 4 eV. If you understand the language, you will not feel it, you will not find any problem. Maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from the surface when photon of energy 6 eV falls on it is 4 eV. तो तुम्हें maximum kinetic energy दिया ही हुआ है ना, ठीक है? तो K max is equal to EV naught होता है। K max is given 4 eV, E getting cancelled, V naught is 4 volt, है ना? अगर वर्क फंक्शन पूछा जाए तो वर्क फंक्शन निकालने के लिए आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा दी, के मैक्स 4 दिया है, एनर्जी ऑफ फोटोन 6 दिया है, तो वर्क फंक्शन 2 eV आ जाएगा। बट ये 4 था, 4 ही लिखना था यहाँ पर। क्लियर? तो इसमें कुछ भी करना नहीं था। डिफरेंस, जनरली डिफरेंस मतलब ऐसा दिया होता है, एनर्जी इतनी है, वर्क फंक्शन इतना है, कट ऑफ पोटेंशियल निकालो, है ना? माइनस करके निकालना पड़ता है, बट इसमें डायरेक्ट उन्होंने दे दिया है, तो तुम्हें माइनस ही नहीं करना, सीधे निकाल देना। दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेई एडवांस। आगे समझ में? तो दिया हुआ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको ईवी नॉट से इक्वेट करके निकाल दिया। ग्राफ देखो, अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले के मैक्स वर्सेस एफ का, के मैक्स अभी आइंस्टाइन इक्वेशन नहीं है ये, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, नीचे आ रहा है देखो, ये माइनस फाइव नॉट को रिप्रेजेंट करे, पर नीचे आएगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं है ना, तो मैथमेटिकली तो ये सही है, बट काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती नहीं, तो डॉटेड लाइन से हमने किया है, यहीं तक ड्रॉ करना है बस। स्लोप कितना है, एच है इसका, स्लोप क्या है, एच है, के मैक्स, और वी नॉट के लिए ड्रॉ करना है, तो के मैक्स को ई वी नॉट लिखा, ई को नीचे भेज दिया, तो इसका स्लोप कितना हो गया, एच बाई ई फिक्स है, सभी मेटल के लिए इतना ही आएगा। सब वर्क फंक्शन सबका चेंज हो सकता है, तो लाइन आगे पीछे आ सकती है ऐसे। इंटरसेप्ट कितना दे रहा है ये भी, पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है, तो इंटरसेप्ट कितना दे रहा है, इसमें हम सॉलिड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? इसका आंसर बताओ फिर, चलो चेक पॉइंट नंबर 2।
cesium, potassium, sodium, lithium. Rank the targets according to their work function. Work function phi naught is equal to HF naught. यहाँ ये एफ नॉट होंगी, ये वाली इसकी यहाँ पे एफ नॉट होगी, इसकी यहाँ पे होगी, इसकी यहाँ पर होगी। तो एफ नॉट किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? हमें किस ऑर्डर में लिखना है? ग्रेटेस्ट फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। ठीक है, आंसर अभी देखेंगे, पहले दोनों पार्ट करते, देन आई विल शो यू द आंसर। पहले अपने आंसर निकालो। इसका बी का है, रैंक द प्लॉट्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एच दे यील्ड। ग्राफ से एच की वैल्यू यील्ड करेंगे। यहाँ पर वी कट ऑफ है, वी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ ग्राफ। बी का आंसर बताओ, बी पार्ट का। आंसर बी का जल्दी बताओ। सभी पैरेलल लाइन है ना, स्लोप h बाई ई सभी पैरेलल है, h सबका सेम आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इसका जो है h बाई ई भी कांस्टेंट होता है, तो सबका सेम आएगा, h बाई ई आएगा स्लोप। इसका आंसर देखते हैं। लिथियम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल मैक्सिमम है उसकी। देन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इसका वर्क फंक्शन मिनिमम है। और ऑल टाई h सबका h बाई ई स्लोप हो गया सबका, सब पैरेलल लाइन है। या दिया भी है पैरेलल, देखो ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब सबका h इक्वल आएगा। यहाँ पे देखो स्लोप दिया है, क्या है? स्लोप ऑफ कट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी दिया है, विच इज h बाई। कितना दिया है? इतना दिया है। ये e की वैल्यू पुट कर दो, h निकाल सकते हैं। 6.59 इंटू 10⁻34 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ हो सकता है, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड में भी आ सकता है लैम्डा के साथ। तो ये क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या होता है, एफ है ना, एफ को सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये सब कांस्टेंट, ये स्लोप तो वेरिएबल हो जाएगा अभी। स्लोप नहीं बोल सकते इसको क्योंकि वे ऐसा ग्राफ है, ऐसी इक्वेशन है, तो वी कैनॉट से द स्लोप। जब एक्स ऊपर होता है तब कोएफिशिएंट स्लोप होता है, इसका स्लोप तो चेंज हो रहा है बार बार, है ना। स्लोप तो तुम्हारा डी वी नॉट बाई डी लैम्डा जो है, डिफरेंशिएट करने से लैम्डा के रिस्पेक्ट में तब स्लोप मिलेगा हमें। तो अभी ये स्लोप नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये दूसरा कांस्टेंट। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस भी है, तो ऐसा आके इसको इंटरसेक्ट करता है यहाँ पे। जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो ये टर्म जो है एक पर्टिकुलर लैम्डा के लिए इसके बराबर हो जाएगा, वी नॉट 0 हो जाएगा। यहाँ पे वी नॉट 0 है, पुट कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो निकाल सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये 0 पुट कर दो और सॉल्व कर लो इसको लैम्डा के लिए, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें। और दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी नॉट वर्सेस 1 बाई लैम्डा। अभी 1 बाई लैम्डा को एक्स लेना है,
यहाँ पे 1/λ एक्स एक्सिस पे। अभी ये फिर से स्लोप हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा। स्लोप विल बी SC/E, इंटरसेप्ट विल बी माइनस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, particularly those who are going for a competitive examination, क्योंकि ये देखो ये क्वेश्चन आया भी था। देखो यहाँ से हमें कैन यू सी दिस वर्क फंक्शन से कैसे रिलेट करेंगे इसको? वर्क फंक्शन जो होता है अपना फाई नॉट इज इक्वल टू F0 होता है। F0 इज इक्वल टू C/λ पुट कर दिया, तो फाई नॉट एंड ये तो 1/λ0, ये 1/λ0 हो जाएगा ये वाला, इसका ये 1/λ0, इसका ये, है ना। तो वर्क फंक्शन का रेशियो जो है लैम्डा के इनवर्स में आ जाएगा। नहीं, ये 1/λ0 ही तो दिया ना, 1/λ0 की वैल्यू दी है 0.04। यहाँ पे देखो 1/λ है ना, उसी की वैल्यू दी हुई है। तो इसका रेशियो 1:2:4 आ रहा है। ये 1, इसका 2, ये समझ में आया? अभी हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन इज वर्क फंक्शन इज HF0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज C/λ0। और ये ग्राफ ही देखो, यहाँ पर ये 1/λ0 है ना, है ये यहाँ पे तो 1/λ। जब टच करेंगे तो ये 1/λ ऐसे जनरल चलेगा, जब टच करेंगे तो λ0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसका रेसिप्रोकल जो है वो होता है तुम्हारा λ0 होता है। ये थोड़ा हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है, particularly for those who are going for JEE and NEET। और स्लोप अभी हमने डिस्कस किया था, देखो स्लोप कितना है SC/E। ये देखो ये क्वेश्चन देखो, देख लो क्वेश्चन SC/E है, ऐसे देखो HC/E स्लोप है, तो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SC/E। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है। ऑलराइट, मंडे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, मॉडर्न फिजिक्स नेक्स्ट लेक्चर पूरी छोटे छोटे हैं बाद में, मंडे वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। ये सेमीकंडक्टर भी रिवाइज करा तुम्हें, ठीक है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है सारे। देखो वेव नेचर ऑफ मैटर, तो डी ब्रॉगली वाज द पर्सन, सबसे पहले उसने वेव नेचर, मूविंग पार्टिकल्स के साथ वेव एसोसिएटेड होती है जिनको डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं, गिवन बाय H/P। मोमेंटम अगर हमें किसी पार्टिकल का पता है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो H की वैल्यू बहुत कम होती है, 10⁻⁻34 की ऑर्डर की होती है। तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं उसकी वेवलेंथ सिग्निफिकेंट होती है, बड़े पार्टिकल्स के साथ इतनी छोटी वेवलेंथ होगी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, उनकी उनकी वेवलेंथ की बात करते हैं ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं। इसको हमने काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट किया था। इसके दूसरे फॉर्मूले देखें, यहाँ पे देखो मोमेंटम को 2m इंटू के ही लिख सकते हैं रूट के अंदर, देखो, और चार्ज पार्टिकल है तो के ई क्यू इंटू वी होता है उसका, वी द पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली वी वेलोसिटी है, ये स्पीड है। अगर कोई हीट से अगर एनर्जी किसी पार्टिकल को प्रोवाइड करते हैं, है ना, न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन एक्सेट्रा, है ना, 3/2 kBT इंटू टी, kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी, ये आप आउट कर देंगे एनर्जी। दे विल बिहेव लाइक ए गैस पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है, ठीक है। तो इस पे बेस देखो एक क्वेश्चन करते हैं इसका समझने के लिए, ये वाला क्वेश्चन देखो। फार्मूले हम यहाँ, एक मिनट, फार्मूला यहाँ पे ले आते हैं पहले, ये वाला, लेट अस ब्रिंग दिस हियर। अभी यहाँ से इसको बताओ क्या आंसर सही होंगे। रीड द क्वेश्चन, फार्मूला भी तुम्हारे सामने है, रिप्लाई द।
बोलो कौन सा आंसर सही रहेगा। मंडे सेम टाइम हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके बात का। क्या आंसर है बोलो फास्ट। इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो विच पार्टिकल हैज द शॉर्टर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी सेम है और एच भी कांस्टेंट है, तो एम इज द डिसाइडिंग फैक्टर। जिसका मास मोर है दैट विल हैव शॉर्टर वेवलेंथ। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन है। सेकंड पार्ट का सेम होगा। मोमेंटम सेम है ना, सेम वेवलेंथ मोमेंटम में ये वाला सेम हो फॉर्मूला, जाएगी। ये वाला, ये भी सेम है, एच भी सेम है, तो सेम आएगा। और थर्ड पार्टिकल का, प्रोटॉन की थर्ड पार्ट वेवलेंथ का शॉर्टर होगी। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या आंसर है थर्ड का। यहाँ पे वेवलेंथ थर्ड के लिए ये देखना पड़ेगा, स्पीड सेम है, तो ये और ये हट जाएंगे, अगेन मोर मास लेस वेवलेंथ, तो प्रोटॉन। फर्स्ट एंड लास्ट का आंसर प्रोटॉन है, लेट्स सी द आंसर। दिख रहा है आंसर। मास जो है डिनोमिनेटर में है, तो मास इज द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। और सेकंड में मास को कंबाइन कर दिया गया, मोमेंटम बोला गया, सेम है। मोमेंटम मतलब ये दोनों मिला के मोमेंटम बनते हैं। ऑलराइट, समझ में आ गया। तो ये फार्मूला याद होने चाहिए कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए भी थे। ये देखो सॉल्व एग्जांपल है, सिमिलरली तुम्हारे बुक के जैसा। अल्फा पार्टिकल का कितना मास होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है, और चार्ज जो है मास प्रोटॉन से डबल होता है, तो चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन का भी क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन। Find the de Broglie wavelength of electron ejected from metal plate of negligible work function if wavelength of incident radiation is lambda. तो इसको डायग्राम्स देखो ऐसा है, दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ ज्वाइन कर दिए यहाँ पर है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। देखो ये फोटोन जो वेवलेंथ का इस पे पड़ा, और ये यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकली, उसकी वेवलेंथ निकालनी है ना। क्या निकालना था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का सिंबल हमने ईडीबी दे दिया है ना। तो फोटोन एच सी बाई लेमडा ये क्या? एनर्जी का पड़ा। यस, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी, ईडीबी। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया है 0 है, मेटल जो है एनर्जी कंज्यूम ही नहीं कर रहा है,
उसमें जो है वर्क फंक्शन 0, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होते मेटल, बट दिया है तो हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन लगा दी हमने कि मैक्स इज इक्वल टू एफ एच एफ माइनस फाई नॉट। तो फाई नॉट तो 0 हो गया, एफ की जगह सी बाई लेमडा लिख दिया, और के मैक्स कितनी आ गई, एच सी बाई लेमडा आ गई। तो डी ब्राउली के फार्मूले में पुट कर दिया। अभी यहाँ पर हमने सिंबल क्यों चेंज किया, बिकॉज हमें जो फोटोन था, ये फोटोन जो है उसका उसका वेवलेंथ दे दिया हमें। फोटोन का वेवलेंथ जो है लैम्डा दे दिया है। इसकी हमें सिंबल चेंज करना पड़ेगा, टी ब्रॉगली का लैम्डा डैश करना पड़ेगा, या लैम्डा डी भी कर लो। के मैक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, के मैक्स जो है ना, ये निकाली ना के मैक्स की वैल्यू, ये आप पुट कर दो। इसको एच को भी अंदर शिफ्ट कर दो, एच स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व कर लो, एच लैम्डा अपॉन 2mc, इसका आंसर आ जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। ऑल राइट, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है सर। पार्टिकल जब एक्सप्लोड होता है उसका मोमेंटम इक्वल रहता है ना, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो फिर 1 आता है, h अपॉन m1v1 अपॉन h अपॉन m2v2। तो उनका रेशियो 1 आएगा। और ये वाला क्वेश्चन बताओ, इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ two particles are equal, then their momentum will also be equal। फार्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो अगर उनकी वेवलेंथ इक्वल है तो मोमेंटम इक्वल होगा क्या, बोलो, ट्रू और फॉल्स, विल ऑलवेज बी इक्वल, ट्रू और फॉल्स, बोलो जल्दी से। ऑलवेज इक्वल होगा ऐसा बोल नहीं सकते, मे बी इक्वल, क्योंकि मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। हो सकता है एक पार्टिकल इधर जा रहा हो, एक इधर जा रहा हो, तो दोनों के मोमेंटम माइनस हो जाएंगे। तो ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, मे बी इक्वल। Momentum is the vector quantity that we are to just be keeping in mind before replying any answer of such question, जिसमें वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी ध्यान रखनी पड़ती है। ऑलराइट, तो नॉट नेसेसरली ऑलवेज में आंसर फॉल्स हो जाएगा फिर। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोटॉन की जो एनर्जी है ई है, विच इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, दोनों की ई है। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज लैम्डा 2, फोटोन का लैम्डा 2 है एंड प्रोटॉन का लैम्डा 1 है। लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 का वो निकालना, प्रोपोर्शनल निकालना, कांस्टेंट छोड़ देना। तो जो प्रोटॉन या एनी अदर पार्टिकल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी होगा तभी भी आंसर सेम रहेगा, अल्फा पार्टिकल की भी होगा तभी भी आंसर सेम रहेगा। तो उनकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है उनकी रूट 2m इंटू के ही होती, के की जगह ई लिखना है हमें। तो लैम्डा 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई टू द पावर हाफ, अंडर रूट के अंदर है तो ऐसे लिख लिया। और फोटोन में जो है, फोटोन में जो फोटोन का जो लैम्डा होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, लैम्डा को इधर ले आओ, ई को नीचे ले आओ। तो फोटोन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, और इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ई। जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जितने भी होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूटेरॉन, सब में ऐसे आएगा, और फोटॉन्स के लिए ऐसे आएगा, है ना। तो जो रेशियो है फिर
e⁻½ आएगा। तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। 100 का ही कोई यूज नहीं है, ये इसका कोई यूज नहीं, ई सिंबल ही देना। एज आई टोल्ड यू, प्रोटॉन के लिए कुछ और भी पार्टिकल होगा तभी भी यही आंसर होगा, बस मास भी चेंज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है ना, कांस्टेंट सब छोड़ना ही हमने, इसमें ये भी छोड़ दिए और ये भी छोड़ दिए कांस्टेंट। ऑलराइट, तो दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और चार्ज पार्टिकल के लिए हमने लोगों ने सीखा ही था, चार्ज पार्टिकल के लिए यहाँ पे Q इंटू वी आता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही होता है। तो ये सब कांस्टेंट है, देखो इनकी सबकी वैल्यू कितनी आती है, 1.227 नैनोमीटर। V शुड बी इन वोल्ट, V शुड बी इन वोल्ट, तो ये नैनोमीटर में आता है। ठीक, एक्चुअल में केमिस्ट्री में तुम लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा 150/V A0 ऐसा, उसी को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये आ जाता है। मतलब ये 12.27 आ जाएगा A0 में, नैनोमीटर में कन्वर्ट किया तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाता है। 150 का रूट क्या होता है, 12.27 होता है ना। तो एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला है ये अपनी टेक्स्ट बुक, तो तुम्हें इसको लर्न करना पड़ेगा। सपोज वोल्टेज तुम्हें 100 वोल्ट का दिया है ना, जैसे ये दिया 100 वोल्ट से एक्सलेट किया, तो डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लो। 100 वोल्ट यहाँ पे पुट कर दिया, एक मिनट यहाँ पे नैनोमीटर ठीक से लिखा है हमने, हाँ ठीक है। तो 100 पुट कर दिया यहाँ पर वोल्ट में, सॉल्व कर लिया, तो 0.1237 को राउंड ऑफ करके 3 कर दिया, देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस नंबर हो गया 1 2 3, है ना। A0 में लिखना है तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। नैनोमीटर में लिखना है तो लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ता है डेसिमल। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑलराइट, डेविसन जर्मा एक्सपेरिमेंट छोड़ सकते हैं, ये नहीं है अपने उसमें। इसके बाद क्या है अपना आइटम्स का चैप्टर है। एटम्स के चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा था, डिस्कवरी ऑफ मॉडल ऑफ एटम सीखा था, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इसमें सीखा था, है ना। एंड इलेक्ट्रॉन का, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब डेरिवेशंस। बोर्स एटॉमिक मॉडल जो सक्सेसफुल मॉडल था, इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, है ना। फिर उसको थोड़ा सा जो शॉर्ट कमिंग थी वो बोर्स ने उसको व्हाट इज कॉल्ड रेक्टिफाई किया। कुछ बोर्ड्स के जो एजम्पशंस थे, डी ब्रॉगली ने उसको प्रूव करके दिखाया। बोर्स हिमसेल्फ was not knowing how to prove that assumption, but डी ब्रॉगली ने उसको, उसके जो सेकंड पोस्टुलेट था, जो उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में हो सकते हैं जिसमें उनका मोमेंटम एक क्वांटाइज्ड है, 1 लैम्डा बाई 2 पाई, 2 लैम्डा बाई 2 पाई, 3 लैम्डा बाई 2 पाई, 4 लैम्डा बाई 2 पाई, ना, n लैम्डा बाई 2 पाई। वही जो है ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, बाकी ऑर्बिट जो है दे आर नॉट स्टेबल ऑर्बिट। फिर डी ब्रॉगली ने उसको प्रूव करके दिखाया कि जो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें स्टेशनरी वेव्स बनती है, फुल इट इज ऑक्यूपाइड विद द नोड्स एंड एंटी नोड्स। स्टेशनरी वेव्स पढ़ी हमने, जिसमें नोड्स बन जाते हैं, एंटी नोड्स बन जाते हैं। तो डी ब्रॉगली ने उसको प्रूव करके दिखाया, अगर स्टेशनरी
वेव्स बन गई उसमें तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, अदरवाइज एवरी एक्सलेटिंग चार्जेस विल रेडिएट द एनर्जी, लूज द एनर्जी, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया सबने, है ना। पहले डिस्कवरी की उसने रदरफोर्ड ने, है ना, जो न्यूक्लियाई मॉडल है, न्यूक्लियस वाला मॉडल, वो उसने करेक्टली एंटिसिपेट करके उसको प्रूव करके दिखाया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से। फिर उसको कॉम्प्लीमेंट किया बोर्स ने, फिर डी ब्रॉगली ने, है ना। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह भी इसी में है। ऑलराइट, तो 1911 रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो थिन गोल्ड फॉइल में उसने अल्फा पार्टिकल पे प्रोजेक्ट किया एंड ऑलमोस्ट मोर देन 90% वेंट अनडिविएटेड यहाँ से। वेरी फ्यू, 1 in 8,000 was what is called reflected back. This is only possible if all the positive charge is at one place called nucleus. उससे पहले कौन सा मॉडल चलता था? प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐसे प्लम पुडिंग जैसे थे ऑल ओवर द एटम, है ना, ऐसा। बाद में इसने बताया नहीं, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ। दैट इज ओनली पॉसिबल, जो रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल जो है इट इज 4 times मैसिव ऑफ प्रोटॉन। एक प्रोटॉन उसको बाउंस बैक कैसे कर सकता है? अगर हम ऐसा मॉडल ले लें प्लस माइनस वाला, जब अल्फा पार्टिकल आएगा इधर 4 times हैवियर, तो इसको बाउंस बैक नहीं करा सकता वो, है ना। वो अल्फा पार्टिकल ऐसे डिविएट, बीच में जो गैप होंगे उसमें से चला जाएगा ऐसे। बाउंस बैक पॉसिबल नहीं। बाउंस बैक इज पॉसिबल if all the positive charges are at one place called nucleus. That was the big discovery, है ना। कौन से दो साइंटिस्ट ने उसके अंडर में काम किया? रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, आई मीन रदरफोर्ड के अंडर में गीगर एंड मार्सडन, ये दो उसके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसके अंडर में काम किया एंड दे केम अप विद दैट मॉडल, है ना। All positive charge at one place called nucleus, electrons revolve around the nucleus, है ना। Size of nucleus is 10 to the power minus 15, है ना, and और atom का size 10 to the power minus 10, 10,000 to 1 lakh times larger, है ना, and most of the atom is empty. तो ये सब findings थी उसकी, almost vacant है पूरा, है ना। ये उसका साइड व्यू है। तो अगर ग्राफ ग्राफ हमने देखा था कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग, जो थीटा स्कैटरिंग एंगल है, ये ऐसे जा रहा है। तो मोर देन 90 डिग्री बहुत कम पार्टिकल्स का, देखो 90 डिग्री यहाँ पर 80 है, 90, तो 90 डिग्री से ज्यादा बहुत कम पार्टिकल, 100 पार्टिकल आउट ऑफ 10 मिलियन पार्टिकल्स में 100 पार्टिकल बाउंस मोर देन 90 डिग्री पर डिविएट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है। ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? जो सबसे बिल्कुल हेड ऑन आएगा वो तो बाउंस बैक हो जाएगा, और उसके पास जो होगा वो ज्यादा डिविएट होगा, उसके नेक्स्ट वाला थोड़ा कम डिविएट होगा, सबसे ज्यादा तो हेड ऑन वाला की 180 डिग्री डिविएट होगा, फिर ये लेस देन 180, फिर दूर जितना दूर जा रहा है उतना कम डिविएशन हो रहा है, ये अनडिविएटेड जा रहा है। पास वाले का ज्यादा डिविएटेड दिख रहा है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। कोई पार्टिकल ऐसे नहीं होगा सब दूर भाग में, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो रिपेलिंग एक्शन होगा, दूर ही जाएंगे, ऐसे देखो दूर ही जाएंगे, दूर जा रहे हैं। न्यूक्लियस के पास आने से दे विल बी पुश्ड अपार्ट, दूर जाएंगे, जितने पास होंगे उतने ज्यादा डिविएट होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है ना हेड ऑन, ये जो लाइन से कितना, ये जो सेंट्रल लाइन है उससे कितनी दूर से आ रहे हैं उसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर of alpha particle from the parallel line passing through the origin, passing through the nucleus. इसका इम्पैक्ट पैरामीटर कितना है? ये इतना है, बी। जैसे यहाँ इन दोनों का दिखाया बी, बी अगर 0 हो जाए
तो अल्फा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री हो जाएगा। व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0, एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री। एंड बी जब वेरी लार्ज है, deviation is 0 almost, ये देखो almost 0 deviation। when b is large, angle of scattering is tending towards 0। ठीक है, यहीं पे रोक दे। नेक्स्ट क्लास में मंडे को हम इसकी बात का करेंगे, एंड देन फर्दर नेक्स्ट वीक में मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर भी कंप्लीट कर दूंगा। ऑलराइट, फिर रे ऑप्टिक्स जो नहीं किया इस सेकंड बुक का, वो बाद में कर लेंगे, पहले ये मॉडर्न फिजिक्स का कंटिन्यू कर देते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? एंड कर दो। ऑलराइट।